नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12 के चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग की। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चैप्टर फर्स्ट देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। फ्लेमिंगो बुक का ये चैप्टर सेकेंड आपको दो कहानियाँ बताता है। एक है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, तो दूसरी कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। पहली कहानी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर के नाम पर थोड़ा गौर करते हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु। अगर हम अपने जीवन की बात करें तो जीवन में बहुत सारे फेज होते हैं। बचपन होती है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बसंत वाला जो मौसम होता है वो होता है बचपन। बचपन हमारे लिए बसंत का मौसम होता है। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती है, बढ़िया हम जीवन जीते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में ऑथर अनीस जंग ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे कई हजारों लड़कों का जीवन बर्बाद हो जाता है जब उनका बचपन बर्बाद हो जाता है, उनके स्प्रिंग लॉस्ट हो जाता है, उनकी बसंत ऋतु चली जाती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यानी कि पहली कहानी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। नाम से पता चल रहा है गार्बेज यानी कि कचड़े की बात की जा रही है। कचड़े यानी कि इसमें रैग पिकर की बात की जा रही है। रैग पिकर का मतलब होता है कचड़े बीनने वाले। इसमें एक कहानी, ये जो कहानी है ये बताती है कि कैसे कई कचड़े बीनने वालों का बचपन बर्बाद हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साहिब आलम से। साहिब आलम नाम का एक लड़का जो कचड़ा बीनता है। अकेला तो है नहीं है, बहुत सारे लड़के उसके साथ हैं। रोज़ वो आता है, सुबह बढ़िया आराम से नंगे पैर कचड़े बीनते हैं। और कचड़ा में भी वो क्या ढूंढते हैं? कॉइन्स ढूंढते हैं। लेकिन वो कॉइन्स उनके लिए सोने के समान हैं। क्यों? कभी मिले तो है नहीं है, गरीबी है और गरीबी बड़ी बुरी चीज़ होती है। तो वो कॉइन्स उनके लिए सोने के समान हैं। अनीस जंग जो इस चैप्टर की ऑथर है वो रोज़ देखती है साहिब आलम को और उसके दोस्तों को कि ये कचड़े बीनने यहाँ पे आते हैं। एक दिन उसका मन नहीं माना, मॉर्निंग वॉक का टाइम था, उसने पूछ ही लिया क्यों आप ये क्यों करते हो? उसका जवाब आया किसका? साहिब आलम का। अब क्या करें, मेरे पास कुछ काम तो है नहीं है दूसरा, तो अब कचड़ा तो बीनना पड़ेगा। तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल मेरे पड़ोस में है नहीं है, अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो आ जाओगे? हाँ बिल्कुल आऊँगा, आप खोलिए तो। अनीस जंग ये कह के चली गई। लेकिन अनीस जंग को क्या पता था कि ये तो बड़ा सीरियस है, लड़का बड़ा सीरियस है। ऐसे कई बार हम लोग बोल देते हैं किसी से भी कि मैं स्कूल खोलूँगा तो आ जाओगे क्या? ऐसे अनीस जंग बोल के चली गई थी। कुछ समय बाद यानी कुछ महीनों बाद जब अनीस जंग मॉर्निंग वॉक पे थी, साहिब आलम भागता हुआ आया। क्यों, आपने स्कूल खोल लिया क्या? मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना है। अनीस जंग का चेहरा बिल्कुल छोटा सा पड़ गया। उन्होंने कुछ बहाने बनाए कि स्कूल इतनी जल्दी थोड़ी खुलता है, टाइम लगता है, जब खुल जाएगा तो मैं बता दूंगी। बहाना बना के वो निकल तो आई, लेकिन उनको नींद नहीं आई। उन्होंने कहा ये मैंने क्या कह दिया। फिर उनका मन किया कि मैं इन लड़कों के बारे में, इन पूरी जितनी भी रैग पिकर्स की कम्युनिटी है इसके बारे में जानूं। तो उन्होंने जानना शुरू किया तो पता चला कि ढाका से ये लोग आए थे। बांग्लादेश के ढाका से ये लोग आके बस गए हैं। कहाँ पे बस गए हैं? सीमापुरी नाम की जगह पे, जो दिल्ली के पास में, वहाँ पे बस गए हैं। और हजारों रैग पिकर्स रोज़ सुबह अपनी बोरी लेके निकलते हैं और कचड़ा बीनते हैं। और कचड़े में जो उनको मिलता है वो उनके लिए सोने के समान होता है। एक दिन क्या हुआ, ये उनके पास पहुँची। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहिब आलम है। साहिब आलम, अनीस जंग को लगा कि अगर इसको नाम का पता चल जाए। क्यों? क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस पूरी सृष्टि का लॉर्ड, भगवान। अनीस जंग मुस्कुराती हुई, मन ही मन मुस्कुराती हुई सोच रही है कि इसको पता नहीं है कि इसके नाम का मतलब क्या है। ये तो लगे हुए हैं। उन्होंने देखा ये नंगे पैर हैं। क्यों, तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो? बगल में एक लड़का खड़ा था। ये जूते इसलिए नहीं पहनता है, इसकी मम्मी देती नहीं है इसको। अच्छा, जो लड़का बोल रहा था उसके भी जो शूज थे वो अलग अलग रंग के थे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसी कम्युनिटी है। एक लड़का और बोलता है अगर हमें जूते मिलेंगे भी तो हम पहनेंगे नहीं। अनीस जंग समझ गई कि इनका ट्रेडिशन बन चुका है नंगे पैर घूमना। और आपने देखे भी होंगे जो रैग पिकर्स होते हैं नंगे पैर घूमते रहते हैं। अनीस जंग को ध्यान आया सीमापुरी के बारे में। सीमापुरी नाम की जगह जो दिल्ली के पास में है, वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। ये 10,000 रैग पिकर्स आए कहाँ से?
ये 10,000 रैक पिकर्स आए हैं बांग्लादेश के ढाका से। कब? 1971 में, जब लड़ाई हुई थी। जब लड़ाई हो रही थी, भयंकर स्टॉर्म्स, तूफान आ गए थे, खेती बर्बाद हो गई थी, तब 10,000 के लगभग लोग आके सीमापुरी में बस गए थे। अब सीमापुरी में उनको, चूँकि वो इंडियन तो है नहीं है, तो क्या किया जाए, तो उनको राशन कार्ड्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि रहना तो है ही, तो राशन कार्ड्स बनाए गए और वोटर्स कार्ड बनाए गए, जिससे वोट डाल सके। धीमे धीमे वो पॉलिटिकल एजेंडा बनता गया और आज हज़ारों रैक पिकर्स वहाँ पर रहते हैं। वो हज़ारों रैक पिकर्स वहाँ से आते हैं और दिल्ली में और जो तटीय इलाके हैं, दूसरे जो आसपास के इलाके हैं, उनमें भीख मांगते हैं और कचड़ा बीनते हैं। अनीस जंग मन में सोच रही है, कैसी ज़िंदगी हो गई, इनका बसंत ऋतु चला जा चुका है। अनीस जंग पूछती है, क्यों, तुम्हें कितने मिल जाते हैं? साहिब आलम बोलता है, कभी 1 रुपये तो कभी 10 रुपये मिल जाते हैं। मुस्कुराते हुए बोलता है। समय निकलता चला जा रहा था। अनीस जंग की नज़र इन पूरे जितने भी बच्चे थे उनकी ज़िंदगी पर थी। एक दिन अनीस जंग देखती हैं कि तार फेंसिंग है। उस तार फेंसिंग के अंदर बैडमिंटन का खेल चल रहा है। साहब का मन हो रहा है कि मैं खेलूं, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब है, कोई इसको अलाउ नहीं कर रहा है। खेल ख़त्म हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अच्छा था, उसने उसको अंदर जाने दिया। अनीस जंग ने भी मदद की उनको अंदर जाने की। साहिब आलम अंदर जाता है, सॉक्स पहनता है, शूज़ पहनता है, लेकिन नीचे तो नए जोड़ी सॉक्स और शूज़ पहन लेता है, ऊपर तो गंदा कपड़े पहने हुए हैं और अच्छा नहीं लग रहा है। अनीस जंग उनके जीवन पर बहुत ध्यान से सारा एनालाइज करती है। कुछ समय बाद तो हद ही हो जाती है। जीवन बढ़ता चला जा रहा है। अनीस जंग देख रही हैं कि जो बड़े लोग हैं, मतलब पहले तो जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खेल खेल के लिए, वंडर के लिए, अपने आश्चर्य के लिए, खेल के लिए वो रैग पिकिंग का काम करते हैं। लेकिन बड़े लोगों की तो मजबूरी बन जाती है। ऐसे गरीब बच्चों की जब वो बड़े हो जाते हैं तो मजबूरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि करना है और कुछ तो उन्हें आता नहीं है। तो अनीस जंग इन सब पे ध्यान देते हुए एक दिन आश्चर्य में पड़ जाती है कि जो साहिब आलम है वो कनिस्तर लिए, एक टीन होता है ना कनिस्तर लिए जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? अब मैं काम करने लगा हूँ, मुझे 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं। कहाँ पे काम करने लगे हो? वो मिल्क बूथ पे काम करने लगा हूँ। यहाँ से मैं कनिस्तर में दूध लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा था? पहले ज़्यादा अच्छा लगता था। अनीस जंग भी इस बात को एनालाइज करती है कि पहले ये फ्री था, लेकिन अब ये किसी की नौकरी में है, किसी के बंधन में है। तो इस तरह से कई बच्चों का जीवन खराब हो जाता है और धीमे 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 उनको पूरा जीवन गरीबी में गुजारना पड़ता है। पहले वो रैग पिकिंग का काम करते हैं, उसके बाद उन्हें किसी के यहाँ काम करना पड़ता है, किसी दुकान पे काम करना पड़ता है और जीवन भर नौकर ही बने रहते हैं। अब अनीस जंग दूसरी स्टोरी की तरफ हमारा ध्यान दिला रही हैं। दूसरी स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार किसकी कहानी है? मुकेश की कहानी है। मुकेश फ़िरोज़ाबाद में रहता है। फ़िरोज़ाबाद से ध्यान आया, यहाँ तो चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बनती हैं। यहाँ तो बहुत बड़े एरिया में चूड़ियों के ही बाज़ार हैं और कई हज़ारों परिवार, कम से कम 20,000 बच्चे इन चूड़ियों के कारोबार में लगे हुए हैं। और बुरी बात क्या है कि चूड़ियों के कारोबार में लगे हैं, लेकिन जो लगे हैं वो अपने बच्चों को भी इसी में लाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कर्ज हो जाता है, इनके ऊपर गरीबी रहती है, इनको मजबूरी में अपने बच्चों को इसी काम में, यानी कि इसी लाइन में लाना पड़ता है। लेकिन मुकेश था, मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले का लड़का ज़रूर था, बट वो चाहता था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं। मोटर मैकेनिक हमेशा आज़ाद रहता है, वो अपना सही करता है गाड़ी, और जो सामान उसे लेना पड़ता है, जो ग्राहक को सामान लेना है, वो जाता है और दुकान से लेता है। मोटर मैकेनिक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। मुकेश भी एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनीस जंग को वो अपने साथ फ़िरोज़ाबाद ले गया। फ़िरोज़ाबाद में जब अनीस जंग ने इस सब पे गौर किया तो उन्होंने पाया कि कितने हज़ारों लड़के बेचारे धधकती हुई आग में, क्योंकि जब चूड़ी बनती है तो धधकती हुई आग निकलती है, उस डिग्नी सेल्स में धधकती हुई आग में इनको काम करना पड़ रहा है। कई बच्चों की रोशनी जा चुकी है, कई बूढ़ों की तो जा ही चुकी है रोशनी, यानी कि उनका भी बचपन लॉस्ट हो रहा है, स्प्रिंग लॉस्ट हो रही है। जब अनीस जंग और उस कॉलोनी में जाती है तो देखती है कि अलग अलग तरह के लोग हैं। किसी ने घर नहीं बना पाया, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, पूरा एरिया गंदा है। अनीस जंग को बड़ा बेकार लगता है। अनीस जंग जब मुकेश के घर में जाती है तो मुकेश के घर में ग्रैंड मदर हैं, दादी है,
दादी कहती हैं क्या करें, ये तो हमारा कर्म हो चुका है, ये हमारा डेस्टिनी है, कर्म है, जो कर्म में लिखा है, भाग में लिखा है वो होगा होगा। इन सब लोगों ने कर्म मान लिया है। जब अनीस जंग मुकेश के पिताजी को देखती हैं, पिताजी कहते हैं हमसे पूछो हमने कैसे जीवन जिया है, हमने घर बनवा लिया है। पिताजी की नज़र में घर बनाना ही बड़ा काम था। अनीस जंग को बड़ी दया आती है, बताओ इतनी गरीबी कि इनको घर बनाना ही सबसे बड़ा काम है। वहाँ पे एक लड़की बैठी, वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। अनीस जंग सोचती है कि इसका भविष्य भी यही होगा। इसको नहीं पता कि मेरे जो सुहाग है वो ये बने, चूड़ियाँ जो है वो सुहाग बनेंगी एक दिन। तो कहने का मतलब अनीस जंग पूरे एरिया को देखती है और कहती है कि इतनी गरीबी में है ये लोग। मुकेश जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बेकार बात, जो मिडिल मैन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, पुलिस मैन हैं, ये भी इन लोगों को परेशान करते हैं, इनका शोषण करते हैं। ये लोग इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और ऐसे जंजाल में, ऐसे जाल में फंसा लिया है कि कर्ज दे दिया है, कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। मुकेश लेकिन कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बन के रहूँगा, मैं कार सीखूँगा। मुकेश से जब पूछा जाता है अच्छा खुद की कार खरीदोगे क्या, बोले खुद की कार पता नहीं, लेकिन मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा और अच्छा करूँगा अपने जीवन में। लेकिन असलियत तो ये है कि कई मुकेश और साहिब आलम जैसे लोग बेचारे गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि बसंत खो जाने के लिए बचपन का जो खो जाना है वो बताया गया है और मुकेश और साहिब की ज़िंदगी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, जाइए और ख़रीदिए। अगर आपको फ्री चाहिए तो फ्री भी लिंक अवेलेबल है, दोनों तरह के लिंक अवेलेबल है। चलिए मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।